उसका एक जो सरगना, इनके गुंडों का जो सरगना है वो एमआईएम का नेता सालिम महफूज कुरैशी है। एमआईएम का नेता सर? एमआईएम पार्टी असदुद्दीन ओवैसी का एकदम खास व्यक्ति। ये देखो, ये अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ में इसकी तस्वीर है। सर धमकी नहीं सर, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, रिकॉर्ड है, सारा इतना सब कुछ है। इतनी बार हम लोगों को मारा गया, पीटा गया, मेरा घर तोड़ दिया गया, मेरा गैरेज तोड़ दिया गया। और फिर जब हमने आरटीआई से निकाला तो पूरा एकदम अनऑफिशियली नकली पुलिस लगा के तोड़ा गया था, एकदम कमजोर। आज देखो उनकी देख रेख में रोज एक न एक दिन एक मंत्री जेल में जा रहा है। पुलिस वाले खुद ही बम रख दे रहे। अभी आपने सुना रहेगा एंटालिया केस, सचिन वाजे। मतलब जिसने भी अगर भ्रष्टाचार के मामले में आवाज उठा लिया तो उसके ऊपर में केस तय। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कुछ महीने की बात है जब मैं आपको दिल्ली के बिल्कुल सीमा पर एक गांव दिखा रहा था जो अरावली पहाड़ी पर बसा हुआ बताया जाता था, खोड़ी गांव। और खोड़ी गांव में जनता के द्वारा जो आरोप लगे वो ये कि लाखों की आबादी को केवल पर्यावरण के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में उजाड़ दिया गया। बहुत लोगों ने हंगामा किया, राजनीति भी हुई, सब कुछ हुआ, धरने प्रदर्शन हुए, हंगामे हुए, गिरफ्तारियां हुई, हुआ कुछ नहीं। मामला बस वही रहा जो सरकार चाही वो कर दी। कुल मिलाकर लग रहा था कि ये मामला है कि संगीन, इसलिए सरकार ने एक्शन लिया है। लेकिन साहब जब कुछ कहानियों को सुनेंगे तो लगेगा कि क्या कुछ खेल हो रहा भारत में। खोड़ी गांव सिर्फ दिल्ली में नहीं है, मुंबई में भी इस तरह के मामले हैं जहां अनधिकृत कॉलोनियों को बसाया भी जाता है, उजाड़ा भी जाता है और अवैध तरीके से कब्जे भी किए जाते हैं, निर्माण भी किया जाता है। भूमाफिया हर जगह सरगर्म है और राजनेता उनके सर पर उनका हाथ होता है। प्रशासनिक पदाधिकारी भी उनके पीछे खड़े दिखते हैं और साथ में उद्योगपति भी। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, बात जब होगी तो सारी बात आप तक पहुँच जाएगी। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। जी हाँ, ये वही जंतर मंतर जहाँ लोग अपनी फरियाद लेकर पूरे भारत से पहुँचते हैं। यहाँ एक और फरियादी पहुँचे हैं, सीधे मैं उनसे बात कराऊँगा। क्या नाम हुआ आपका साहब? सर बदरुद्दीन सदरुद्दीन मनिहार, बदरुद्दीन सदरुद्दीन मनिहार में मैं पहले रोक के बता दूं, महाराष्ट्र में नाम के साथ फादर्स नेम लगाए जाते हैं, यानी बदरुद्दीन आपका पूरा नाम हुआ? जी सर, बदरुद्दीन नाम है, फादर नेम सदरुद्दीन है, मनिहार सर नेम है हमारा। हल्का सा मास्क नीचे उतार के जी, नो टेंशन। क्या मामला है पूरा? सर मुंबई के जो प्रमाणित मनी लॉन्ड्रिंग भूमाफिया SDIL, ओमकार, ये जो भूमाफिया है, शाहिद बलवा, अडानी के पैसों पर इन लोगों ने हमारा जो एरिया है BKC भारत नगर के अंदर इन लोगों ने, जो आज पूरे एशिया की सबसे महंगी ज़मीन है BKC नोटिफाइड एरिया, तो वहाँ पे इन लोगों ने बुलडोजर गैर कानूनी तरीके से चलाते हुए। BKC का फुल फॉर्म क्या है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठीक जी। ये पूरे एशिया की, नेट पे आप देख सकते हो, पूरे एशिया की सबसे महंगी कमर्शियल जगह है आज की तारीख में ये। तो यहाँ पे अडानी के पैसों पर इन भूमाफियाओं ने, SDIL और ओमकार, ये वही है जो यस बैंक और पंजाब बैंक के डिफॉल्टर है, जो आज जेल में। इन लोगों ने गरीबों के घर उजाड़कर अडानी को वो जगह बेची। अडानी वहाँ पे उस जगह पे फिर कमर्शियल भवन का निर्माण करने लगा, ना कोई NOC ना कुछ, सरकारी भूमि। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है जगह जी, इस पर पहले झुग्गियां हुआ करती थी क्या? इसे सर झुग्गियाँ थी, और वो भी अलॉटमेंट झुग्गियाँ थी जो बांद्रा वेस्ट से यहाँ पे शिफ्टिंग गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। उसका लोग किराया भी भरते गवर्नमेंट को और अलॉटमेंट भी दिया गया उस चीज़ का। तब इसको इन लोगों ने एक फेक स्कीम, SRA बोल के एक स्कीम है मुंबई के अंदर, स्लम रिडेवलप अथॉरिटी बोल के डेवलपमेंट, तो उस फेक स्कीम के ज़रिए इन लोगों ने गरीबों को मतलब पुलिस फोर्स वगैरह लगा के गरीब। स्कीम में क्या था? वो था क्या? स्कीम में ये था कि झुग्गी के बदले झुग्गी बना के देंगे। कहाँ? वहीं उसी जगह पे, जहाँ पे तोड़ रहे वही भारत नगर के अंदर ही वहीं पे बिल्डिंग बना के देंगे। कुछ FSI उनको अलग मिलेगी। ये स्कीम फेक स्कीम थी, ये भी मतलब ऑफिशियली नहीं थी, ये बस उसका एक नाम था वो स्कीम का।
फिर उसके बाद में इन लोगों ने, जो लोग मान जाते थे, जो गरीब बेचारे मान जाते थे, तो उनको थोड़ा बहुत पैसा दे के भगा डालते थे। जो नहीं माना उनको जेल में उठा के डाल देते थे, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता था, मारा जाता था। इस तरह से मतलब उन लोगों ने पूरा 4000 के ऊपर झोपड़े पूरे नष्ट कर दिए। और वो जगह पे फिर कमर्शियल बिल्डिंग बनाने लगे। अब स्कीम क्या बताया इन लोगों ने, SRA की, कि वही जगह पे बना के देंगे, और उस जगह पे अडानी ने अपनी कमर्शियल भवन का निर्माण करना शुरू कर दिया, और बहुत बड़े पैमाने पे किया है। आज भी वो चालू है, और उसका जब RTI से निकाले तो NOC नहीं, कुछ नहीं, और वो जगह ही मतलब एकदम अनऑथराइज तरीके से बनाई गई। फिर हम लोगों ने, वहाँ के लोगों ने सब अपील किए, हाई कोर्ट तक गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वाधवान बिल्डर है इसके ऊपर में कार्रवाई करने का आदेश दिया। कुछ कलेक्टर के ऊपर में भी FIR हुई इसके ऊपर में, जो मतलब जो फर्जीवाड़ा किया गया था ये बस्ती उजाड़ने के लिए। और फिर कार्रवाई करने के साथ में जिन लोगों को बेघर किया गया था उनको सबको सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाने के साथ में वही जगह पे बना के देने का आदेश दिया। अब वो जगह पे थे, इन लोगों ने, इसने बिल्डिंग बना, अरबों रुपए की बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। तब इसने क्या किया, बाजू के जो एक थोड़ी और जगह थी वो, और कुछ और सरकारी लैंड था, वो कब्जा करके वहीं पे लोगों को बनाने के नाम पे कुछ 4 बिल्डिंग बनाने के नाम, 4 बिल्डिंग मतलब ऑफिशियली रिकॉर्ड पे कि उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने केस किया, उसको दिया गया। हाँ दिया गया बाद में। सुनिए, उसकी आड़ में 6 बिल्डिंग और अनऑफिशियली बन गई जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिल्डिंग है पर घोटाले पे फिर घोटाला। हाँ घोटाला, कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उनको जगह उसी जगह पे बना के दिया जाए। तो एक तो वो जगह छोड़ के उसके आजू बाजू की जगह और कैप्चर करके, जो सरकारी ज़मीन है और जो BKC नोटिफाइड एरिया में आती है, जिसके लिए MMRD जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है वो उसके लिए मतलब नियुक्त किया गया है। MMRD के अलावा वहाँ पे कोई भी एक पत्ता नहीं कर सकता है उस जगह पे, नोटिफाइड एरिया में। MMRD का क्या फुल फॉर्म? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिडेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक ठीक। तो ये मुंबई की सबसे बड़ी संस्था है। महाड़ा क्या है? महाड़ा उससे छोटी है, महाड़ा हाउसिंग डेवलपमेंट का है। ठीक ठीक है, ठीक है। जी, तब उसके बाद में इन लोगों ने वो 6 बिल्डिंग और बना दिया। अब वो गैर कानूनी बिल्डिंग है, उसमें पानी का लीगल कनेक्शन नहीं, बिजली का लीगल कनेक्शन नहीं, और जो संडास की सीवरेज लाइन होती है वो कनेक्शन नहीं। और उसके अलावा वो जो बाकी की जो बिल्डिंग है, अब इन लोगों ने धोखाधड़ी से लोगों को, थर्ड पार्टी लोगों को बेच दिया। किसी से 50 लाख, किसी से 25 लाख, जैसा जैसा प्रति फ्लैट इन लोगों ने ले सके लेके वो कुछ 1400 घर उन लोगों ने उसमें से बिल्डिंग में से बेच दिए। अब बेचने के बाद में ये सारी चीज़ की फैसिलिटी नहीं थी, तो सारी चीज़ चोरी का, BMC का पानी चोरी से लेने लगे। और जो सीवरेज की लाइन है वो जो चोरी से जहाँ पे कनेक्शन किया था इन लोगों ने, वहीं पे सीवरेज की लाइन भी छोड़ दिए गंदगी, ताकि कोई जांच नहीं कर पावे अधिकारी। फिर उसके बाद में जो इतना बड़ा स्कैम है, जांच कौन करेगा जब पूरे के पूरे नीचे से ऊपर तक मिले हों? यही है सर। हाँ, तो अब उसके बाद में भी फिर क्या होता है कि, और जो जिन लोगों को, जो अवैध निवासी, जो 1400 घर जो अवैध तरीके से बेचे गए धोखाधड़ी से, अब उन लोगों से महीने का मेंटेनेंस के नाम पे 1000-1500 ऐसा वसूला जाता है हर महीने का। किसका? ये चोरी के पानी और संडास की और बिजली का, ये इसके पैसे भी वसूले जाते हैं ये भूमाफिया के लोग। जो उसका एक जो सरगना है, इनके गुंडों का जो सरगना है वो MIM का नेता सालिम महफूज कुरैशी है। MIM का नेता सर? MIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी का एकदम खास व्यक्ति। देखो ये अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ में इसकी तस्वीर है अभी। और इसके अलावा इसको ये देखो, ये MIM का नेता, आप बता दे रहे हो। ये असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम समाज के लिए जो बोलते हैं, ये उनका खास एकदम जो अल्लाह रसूल की बातें करते हैं। हाँ, तो उनका जो नेता है, जो उसने फिर क्या किया, हमारे साथ वाले सालिम महफूज कुरैशी। सालिम महफूज कुरैशी, ये महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी है, और इसकी वाइफ जो है हमारे एरिया से नगर सेविका है। अच्छा, अब एरिया से बोलो तो कौन सी जगह? भारत वार्ड नंबर 92 से। ठीक। अब इन भूमाफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू होने लगी, तब सालिम कुरैशी और उसके साथियों ने हमारे साथी बाबू भाई, समाज सेवक बाबू भाई की हत्या कर दी, बुरी तरह से हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद में भी ये आलम था कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, इनके ऊपर में FIR दर्ज नहीं की जा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पे इनका चल रहा है सारा घोटाला। तब ये लोग दवाखाने में जाते और डॉक्टरों से किसी की बात करवाते, कोई नेता की,
पता नहीं किसकी बात करवाते कि मतलब पोस्टमार्टम थोड़ा उसको हार्ट अटैक मतलब उसको एक हादसा बताने के चक्कर में थे। तब हम सारे लोगों ने बीकेसी पुलिस थाने का घेराव किया, तब जाके इनके खिलाफ में 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और सालिम कुरैशी और कुछ लोगों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में भी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, पुलिस स्टेशन से घर पे ला रहा है, घुमाया जा रहा है एरिया के अंदर, इस तरह का मतलब ट्रीटमेंट दिया। कितने दिन जेल में रहे? ये तकरीबन जेल में ये लोग कुछ 40 दिन रहे, मुश्किल से 40 दिन के बाद में हत्या के मामले से ये लोग बाहर आ गए जमानत। 302 के मुकदमे में 40 दिन में ही बाहर आ गए, क्योंकि पावरफुल लोग हैं हर तरह। एमआईएम में भी पावरफुल आदमी है, इतने पावरफुल है, आज चला ही ये रहे, बहुत पावरफुल है सर ये लोग। आज उसके बाद सरकार मेहरबान है क्या? चल रहा है इनका। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि सर आने के साथ में, जेल से आते के साथ में ये लोग फेसबुक पे कमेंट डालते कि जिन जिन लोगों ने हमको जेल पहुंचाया है हत्या के मामले में, उन सबकी ज़िंदगी हम नर्क बना देंगे, सबको झूठे केसों में फंसाएंगे। ऐसा फेसबुक पे लोग लाइव कमेंट करते हैं। फिर हम लोग उनके खिलाफ में एनसी दर्ज करते हैं, उनकी कंप्लेंट करते हैं, उनकी जामीन रद्द करने की अनुरोध करते हैं। तब उसके बाद में उस पर कार्रवाई का मामला आता है। उसके मामले में हम लोग ने धरना किए, प्रदर्शन किए, मोमबत्तियाँ जला के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ये सब करने के बाद में इन लोगों ने क्या किया, हमारे साथ वालों के ऊपर में जिनकी गवाही पे एफआईआर दर्ज हुई थी 302 रफ़ीक नाम, सैयद रफ़ीक नाम, उनके ऊपर और 4 गवाह के ऊपर में 307 की झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। और इतना घटिया तरीके से दर्ज किया गया पुलिस वाले की मिलीभगत से कि कोई एक नादान भी अगर देखेगा वो एक नज़र के अंदर बता देगा कि ये मुकदमा एकदम फर्जी है। अब उसका हमने सारा पूरा विश्लेषण करके टाइम टेबल के साथ में सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड वगैरह सब कि मतलब एकदम सारे सबूत के साथ में हमने कमिश्नर वगैरह को सबको एप्लीकेशन दिए कि इस मामले में इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पे और इन गुंडों के ऊपर में कार्रवाई की जाए, झूठा केस दर्ज करने के मामले में। एकदम क्लियर तरीके से करके दिए हमने एप्लीकेशन। उसके बाद में ये होता है कि जो जो अधिकारी उसके अंदर इन्वॉल्व थे उनका केवल ट्रांसफ़र कर दिया गया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ भी नहीं लिया गया। फिर उसके बाद में हमने उस मामले को ज़्यादा वो किया, उस मामले में वो रोकता हूँ आपको। बदरुद्दीन भाई है ना, बदरुद्दीन मनिहार साहब, पहले तो ये बताए आप पढ़े हुए कितने? सर मैं 12वीं फेल हूँ। 12वीं फेल है, कोई बात नहीं है। आप ये बताएं कि ये सब जब प्रक्रियाएं चल रही थी भाग दौड़, इस बीच में आप जैसे लोगों को किसी ने धमकी उमकी नहीं दी? सर धमकी नहीं सर, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, रिकॉर्ड है सारा, इतना सब कुछ है। इतनी बार हम लोगों को मारा गया, पीटा गया, मेरा घर तोड़ दिया गया, मेरा गैरेज तोड़ दिया गया। और फिर जब हमने आरटीआई से निकाला तो पूरा एकदम अनऑफिशियली नकली पुलिस लगा के तोड़ा गया था। वो सारी कंप्लेंट की है। जब जो ड्यूटी ऑफिसर था फिर वो फंस गया, तब उसने 2016 में फिर रिपीट करके हमारा घर तोड़ा, फिर से गैरेज तोड़ा, फिर से केस, फिर नकली पुलिस, फिर वही पुलिस, हाँ वही, मतलब उसके ये कहाँ से आती है नकली पुलिस? मतलब वो ऐसा शूटिंग वगैरह के नहीं कपड़े होते, वो 200-250 बिल्डर के बड़े पैमाने पे रहते, वो कुछ ऐसा दूसरे काम से लेके आते और लाके फोर्स की तरह खड़ा कर देते और बुलडोजर। सामान कहाँ से लाते हैं? राइफल बंदूक? ये राइफल बंदूक का तो नहीं पता है मुझे, पर लेकिन इतना आरटीआई से इतना मालूम पड़ा है क्योंकि आरटीआई पे जब हमने लगा के पूछा कि ऑफिशियली ऑर्डर नहीं था, अनऑफिशियली कुछ पुलिस वाले थे उसके अंदर, पर जो उनके साथ में और संख्या मतलब एकदम फोर्स बताने के लिए भाड़े की पुलिस भी बुलाई गई। मतलब जो नकली जो पुलिस नहीं है, सिर्फ वर्दी है उनकी, जो शूटिंग वगैरह पे मिलते उस टाइप के लोग थे। वो सारा सीसीटीवी फुटेज से हम लोगों को पता चला, उसके सारे एविडेंस है, सब दिया हूँ, कोर्ट में भी लगाया हूँ, सेशन कोर्ट में लगाया। सेशन कोर्ट ने उस मामले में तुरंत स्टे लगाया है हमारी तरफ से, तुरंत इस मामले में स्टे लगाया। अब ये होने के बावजूद मेरी माँ को मार के कोमा में पहुँचाया गया। आज तक 2014 से मेरी माँ कोमा की स्थिति में। कहाँ है आपकी माँ? घर पे है, मुंबई के अंदर। हम लोग ही देख रेख करते थे उसकी। तो कितने भाई हैं? हम लोग 4 भाई है। क्या क्या करते हैं? एक गैरेज था, 3 भाई मिलके हम लोग वही काम करते थे। बड़ा भाई है। गैरेज बोलो तो किस चीज़ का? सर हम लोगों का गैरेज था, उसमें डेंटिंग, पेंटिंग, कार वॉशिंग वगैरह ये सब किया जाता था। उसमें सब भाई मिलके हम लोग करते थे। और एक भाई है जो पिता। बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्स जो भारत नगर आप कहते हैं, इस समय क्या पोजीशन है? कितनी आबादी उनकी है जिनकी झुग्गियाँ थी? कितने लोग हैं? उसमें से तो जिनके थे उसमें से तो अभी जो तोड़ दिए वो बता रहे हो कि जो बचे हुए लोग हैं? नहीं, जो सब टूटे
फिर जो मिले, जो आपने बताया कि 4 बिल्डिंगें बनी, 12,000 के ऊपर झोपड़े, उसमें से 4,000 इन लोगों ने तोड़ दिया, 8 बचे हुए हैं, 8 बचे हुए। अभी भी हैं। हाँ अभी भी है। और 4,000 में से जो तकरीबन 1200 या 1500 के करीब में, या 1000 पकड़ लीजिए, 1000 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वहीं का वहीं मिल गया घर। और उसके अंदर भी बताया कि किस तरह से लोगों ने फर्जीवाड़ा किए। वो होने के बाद में, इतना अटैक होने के बाद में, जब इन पे कार्रवाई की बात। 1 मिनट बदरुद्दीन, आप ये बताइए कि ये सब जब चल रहा है तो ये खबर तो लोकल झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले लोग या और भी जो लोकल पॉलिटिशियन हैं, उनको ये सब खबर है कि नहीं कि ये चल रहा फर्जीवाड़ा? है सर, है, सबको है। धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, तो ये खबर तो पहुंची होगी। हाँ सर है, तकरीबन सबको, मैं सोशल मीडिया पे सबको, हमारे उधर सबको ये खबर है। और दूसरा, इस मामले में हर आदमी को हकीकत पता है, पर लेकिन जिसने भी आवाज़ उठाया है उनकी ज़िंदगी नर्क बना दी गई। उनके ऊपर में केस दर्ज किया गया, उनको मारा गया है। इस मामले में जितने भी लोगों ने आवाज़ उठाई, ये हिस्ट्री है हमारे वहाँ की, रिकॉर्ड है इसका, कि जिसने भी इनके खिलाफ में कंप्लेंट किया, या तो वो जेल जाएगा या तो वो एरिया में नहीं रह पाएगा। किस किस पार्टी के लोगों की भूमिका है इसमें? अब इसके अंदर देखिए, ये जो दीवान जो है SDIL डेवलपर्स, ये कांग्रेस से बिलोंग करता था। और जो अडानी है, जिसका पैसा पूरा फाइनेंस हुआ है, ये तो सबको, पूरे देश को मालूम है, जो आज सबसे बड़ा उद्योगपति है, जो तो भाजपा का आगे। हाँ, जो मोदी और अमित शाह जी का मतलब खास मित्र है। शाहिद बलवा, ये अपना NCP, शरद पवार साहब का खास आदमी, 2G घोटाले वाला। अच्छा, ठीक। और ये ओमकार है, ये भी BJP के आदमी है। तो BJP के भी आदमी हैं, MIM के भी आदमी हैं, NCP के भी आदमी और कांग्रेस के भी आदमी हैं, शिवसेना के नहीं है कोई? नहीं, इसके अंदर शिवसेना के तो आदमी नहीं है सर, पर यह है कि शिवसेना के मुख्यमंत्री की आज ऐसी नौबत बना दी कि इस मामले के अंदर जब हम लोग मुख्यमंत्री को कंप्लेंट करते, तो मुख्यमंत्री के द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए जिन अधिकारियों को भेजा जाता है, वो अधिकारी मुख्यमंत्री की मतलब कोई मान्यता नहीं करते, कचरा समझते इनको, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं करते। कमजोर मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, एकदम कमज़ोर। आज देखो, उनकी देख रेख में रोज़ एक न एक दिन एक मंत्री जेल में जा रहा है। पुलिस वाले खुद ही बम रख दे रहे। अभी आपने सुना रहेगा एंटालिया केस, सचिन वाजे, ये वही सब गैंग है। पुलिस वाले खुद ही बम रख ले रहे, खुद ही। नवाब मलिक जो जेल गए हैं वो भी इसी गैंग। वही है ना सर, मिली जुली सरकार है ना, वही है। रोज़ कोई ना कोई मंत्री जा रहा है, रोज़ एक ना एक मंत्री जा रहा है, और किसी ना किसी का नंबर है। और जो इनके खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है, या तो उनके ऊपर में केस, या तो तड़ी पार। अब मुंबई कमिश्नर जो परमवीर सिंह, वो आज गुहार लगा रहा है कि मुझे मुंबई पुलिस से खतरा है। जो मुंबई पुलिस का बाप था, कमिश्नर बोले तो बाप माना जाता है उसको, वो आज बोलता है कि मुझे मुंबई पुलिस से खतरा है। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, वो बोलता है कि मुझे मुंबई पुलिस से खतरा है। मतलब जिसने भी अगर भ्रष्टाचार के मामले में आवाज़ उठा लिया, तो उसके ऊपर में केस तय।